Part 3. How to win people to your way of thinking. Principle 1. You can't win an argument. इस पार्ट में हम वो प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जिनका यूज करके आप लोगों का कोऑपरेशन ले सकोगे। जैसा आप सोचते हो लोग भी वैसा ही सोचेंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे वो प्रिंसिपल्स डिस्कस करती हूँ। एक बार डेल कार्नेगी अपने किसी फ्रेंड के साथ एक इवेंट पे गए थे। उस इवेंट में उनके बराबर में एक आदमी बैठा था और ऑथर फिर उसे बातों में लग गए। बातों बातों में फिर उनका किसी एक बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। वो दोनों किसी बहुत ही फेमस कोट की बात कर रहे थे। उस आदमी ने बोला कि ये कोट बाइबल का है, लेकिन ऑथर ने कहा कि ये कोट बाइबल का नहीं है बल्कि शेक्सपियर का है। काफी देर तक वो दोनों बहस करते रहे। इसके बाद उन दोनों ने ऑथर के उस फ्रेंड से पूछा, क्योंकि उनके उस फ्रेंड ने शेक्सपियर को कई सालों तक स्टडी किया था। इसलिए फिर उन दोनों ने इस फेमस कोट के बारे में उनसे पूछा। तो उनके फ्रेंड ने ऑथर को जवाब दिया कि तुम गलत हो, ये कोट शेक्सपियर का नहीं बल्कि बाइबल का है। ये सुन के ऑथर डेल कार्नेगी बहुत हैरान हुए। इवेंट खत्म होने के बाद ऑथर ने अपने फ्रेंड से इसके बारे में पूछा तो उनके फ्रेंड ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे थे, वो कोट शेक्सपियर का है, लेकिन उस आदमी से आर्ग्यूमेंट करके तुम्हें क्या फायदा होगा? ना वो तुम्हें पसंद करेगा और ना ही तुम वो आर्ग्यूमेंट जीत के उसकी सोच बदल सकते हो। उस दिन ऑथर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखा था। हम में से मैक्सिमम लोग आर्ग्यूमेंट्स इसलिए करते हैं ताकि हमें एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिले। लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो और मान लो कि आप आर्ग्यूमेंट जीत भी गए, तो क्या फायदा होगा? हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो, इम्पोर्टेंट फील हो, बट इससे आपके रिलेशनशिप्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे, क्योंकि आप तो इम्पोर्टेंट फील कर लोगे, लेकिन सामने वाला इंफीरियर फील करेगा, जिससे फिर वो कभी भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई आर्ग्यूमेंट करो तो ये याद रखना कि अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट हार जाते हो तो आप हार गए, और अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो तो भी आप हार गए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जीतने से आपको कभी भी सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी भी आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ जाके समझाओगे तो उससे उसका ओपिनियन नहीं बदलेगा। ऑथर का एक स्टूडेंट था जिसका नाम पैट्रिक था। पैट्रिक एक सेल्समैन है जो कि ट्रक सेल करता है, बट वो मोस्टली फेल ही होता था क्योंकि वो अपने कस्टमर्स से आर्ग्यूमेंट्स करता था। जब भी उसका कोई कस्टमर उसके ट्रक्स के बारे में कुछ गलत कहता था तो वो फौरन उनसे आर्ग्यूमेंट शुरू कर देता। उस वक्त वो आर्ग्यूमेंट्स को जीत जाता था, लेकिन कभी कुछ भी सेल नहीं कर पाता। लेकिन ये प्रिंसिपल सीखने और अप्लाई करने के बाद वो अपनी कंपनी का एक बहुत अच्छा सेल्समैन बना। पहले ये होता था कि कभी उनका कोई कस्टमर उनके पास आता था और उनके ट्रक्स में फ्लॉज निकालता था, और उनके जो कंपेटिटर्स हैं उनके ट्रक्स की तारीफ करता था। पहले तो पैट्रिक उनसे आर्ग्यू किया करता था, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स भी आर्ग्यू करते थे। लेकिन ये प्रिंसिपल सीखने के बाद जब भी उनका कोई कस्टमर उनसे किसी दूसरे ट्रक की तारीफ करता तो वो उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बल्कि उनकी बात से अग्री करते। और एक बार जब वो उनकी बात से अग्री करते तो फिर उनका कस्टमर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता। जब उनके कस्टमर अपनी बात कर लेते तो फिर इसके बाद वो अपनी बात शुरू करते और अपनी कंपनी के ट्रक्स के प्लस पॉइंट्स बताते। इससे उनका आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता था और वो अपने ट्रक्स सेल भी कर पाते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप आर्ग्यू करोगे तो इससे आप कभी कभी जीत तो जाओगे, लेकिन वो विक्ट्री किसी काम की नहीं होगी।
क्योंकि उसमें आपके ओपोनेंट की मर्जी नहीं होगी। इसलिए याद रखना है, आर्ग्यूमेंट्स करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और आपने आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा अवॉइड करना है। प्रिंसिपल 2, A sure way of making enemies and how to avoid it. Former US President Theodore Roosevelt कहते हैं कि अगर मैं जिंदगी में सिर्फ 75% टाइम्स भी सही होता ना, तो मैं अपनी सोच से ज्यादा अचीव कर लेता। और ये थियोडर रोजवेल्ट कह रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री के सबसे यंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जिंदगी में 75% टाइम्स भी सही नहीं होते और हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि हम हमेशा सही होते हैं। यही वजह होती है जिसकी वजह से हम सबसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही होते हैं और सामने वाला गलत। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारे दुश्मन चाहिए तो उसका सबसे क्विक वे यही है कि आप लोगों को गलत कहना शुरू कर दो और उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट मत करो, और फिर देखना आपके कितने एनिमीज बनते हैं। डेल कार्नेगी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम हैरोल्ड था और वो कार्स के बिजनेस में था और उसका मेनली काम था कस्टमर्स से डील करना। अब हैरोल्ड डेली कस्टमर्स से मिलते थे, उनकी कंप्लेंट सुनते, उनके कस्टमर्स उन्हें क्रिटिसाइज करते, उनकी कार्स के बारे में बुरा कहते, जिसकी वजह से हैरोल्ड बहुत फ्रस्ट्रेट होता और इसकी वजह से उसे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। अब हैरोल्ड ने डेल कार्नेगी की सिखाई हुई ये टेक्निक यूज की। अब वो जब भी अपने कस्टमर से बात करते हैं तो सबसे पहले उनसे ये कहते हैं, हमारी डीलरशिप बहुत सी गलतियां करती है जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सकता है हमने आपके केस में भी कोई गलती कर दी हो, प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए। वो कहते हैं कि ये अप्रोच बहुत अच्छी है क्योंकि इससे हम सामने वाले पर कोई अटैक नहीं करते। इनफैक्ट बहुत से कस्टमर्स ने उन्हें इस एटीट्यूड के लिए थैंक्स भी कहा है। कुछ कस्टमर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को भी यही जगह रिकमेंड करी। जब आप अपनी गलती एडमिट करोगे तो इससे सामने वाला भी ब्रॉड माइंडेड होगा और वो भी अपनी गलती एडमिट करेगा। लेकिन कभी भी किसी से ये नहीं कहना कि वो गलत हैं। जब आप लोगों को गलत कहेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। जैसे इस बुक में ऑथर ने इसकी एक और एग्जाम्पल भी शेयर की है। इस बुक में ऑथर ने R.V. क्राउली की एग्जाम्पल दी है, जो कि एक लंबर कंपनी में सेल्समैन है। लंबर एक तरह का वुड होता है जो बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है। मिस्टर क्राउली कहते हैं कि वो पहले लंबर इंस्पेक्टर से बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे और उन्हें गलत कहते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस होता था। लेकिन ये प्रिंसिपल सीखने के बाद उन्होंने अपनी टेक्निक्स चेंज की और उससे बहुत फर्क पड़ा। जैसे उन्होंने ऑथर को अपनी एक स्टोरी सुनाई जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार मिस्टर क्राउली ने एक जगह कुछ लंबर भेजा था, लेकिन उसी सुबह वहां से एक कॉल आई जिसमें उन्हें बताया गया कि वो लंबर ठीक नहीं था। उस फर्म ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो फौरन उस लंबर को वहां से हटाएं। उनके इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग वो लंबर ठीक नहीं था और इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब पहले तो ये होता था कि मिस्टर क्राउली उन इंस्पेक्टर से आर्ग्यूमेंट करते थे और उन्हें गलत कहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये वाला प्रिंसिपल ट्राई किया। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने वो वुड देखा और इंस्पेक्टर से इसके बारे में बात की। इंस्पेक्टर से बात करने से उन्हें पता चला कि इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो जो इंस्पेक्टर था उसे हार्डवुड्स के बारे में तो पता था, लेकिन ये जो लंबर था ये व्हाइट पाइन था और इंस्पेक्टर को इसके बारे में इतना नहीं पता था, जिसकी वजह से वो सही चेकिंग नहीं कर रहे थे। वो उन सारे पीसेस को अच्छे से चेक कर रहे थे और मिस्टर क्राउली उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। अभी तक मिस्टर क्राउली ने उन्हें एक बार भी गलत नहीं कहा था
और वो उनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका भी एटीट्यूड चेंज हो गया और वो इंस्पेक्टर ये रियलाइज करने लगा कि वो लंबर के बारे में इतना नहीं जानता और वो इंस्पेक्शन ठीक से नहीं कर रहा था। उसने फाइनली एडमिट किया कि उसे व्हाइट पाइन लंबर के बारे में नहीं पता था। फिर वो इंस्पेक्टर उन सारे पीसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगा और मिस्टर क्राउली ने उसे बताया कि वो पीसेस क्यों सही हैं। वो इंस्पेक्टर काफी शर्मिंदा भी हुआ क्योंकि उसने उन सही पीसेस को पहले रिजेक्ट कर दिया था। एट द एंड उन्होंने वो सारे पीसेस खरीद लिए और मिस्टर क्राउली को चेक के फॉर्म में उनकी फुल पेमेंट भी मिल गई। इसलिए आप भी ये बात याद रखना कि हमें कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए और उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रिंसिपल 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। ऑथर डेल कार्नेगी के घर के पास एक पार्क था जहां वो हमेशा अपने डॉग के साथ वॉक करने जाते थे। एक बार वो अपने डॉग के साथ उसी पार्क में वॉक करने गए, लेकिन बिना लीश के, मतलब बिना रस्सी के या फिर बिना कुछ बांधे उसे पार्क में ले गए। फिर वहां पार्क में थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आया और उसने ऑथर को और उनके डॉग को देख लिया। उस पुलिस वाले ने ऑथर को खूब सारी सुनाई, खूब डांटा, क्योंकि ऑथर बिना कुछ बांधे अपने डॉग को बाहर पार्क में ले आए और ये चीज लॉ के अगेंस्ट है। पुलिस वाले ने उन्हें खूब डांटा और उन्हें लास्ट वार्निंग दी और कहा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बाद ऑथर वापस उसी पार्क में अपने डॉग के साथ गए और इस बार भी बिना कुछ बांधे उसे ले गए और इत्तेफाक से उन्हें वही पुलिस वाला वहां पे फिर नजर आया और उस पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया। पुलिस वाला उनकी तरफ आ रहा था और डेल कार्नेगी बहुत घबरा गए थे। वो पुलिस वाला उनसे कुछ कहता इससे पहले ही डेल कार्नेगी ने उनसे अपोलोजाइज किया और उनसे माफी मांगते हुए अपनी गलती को एडमिट किया। ये देख के उस पुलिस वाले की टोन फौरन सॉफ्ट हो गई और उसने डेल कार्नेगी को कुछ नहीं कहा और फाइन भी चार्ज नहीं किया। अब मान लो अगर डेल कार्नेगी अपनी गलती एडमिट करने की बजाय पुलिस वाले से बहस करते, उनसे आर्ग्यू करते, तो क्या वो पुलिस वाला उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? कभी नहीं। ये बात हमने पिछले ही लेसन में सीखी है कि हम हमेशा सही नहीं होते और कई बार गलत भी होते हैं। और अगर आप कभी कोई गलती कर दो तो आर्ग्यू मत करो, उस गलती को एक्सेप्ट करो और फिर देखना आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी। ऑथर कहते हैं कि जब आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उनके कुछ कहने से पहले ही आप अपनी गलती को एडमिट करो और वो आपके बारे में कुछ बुरा कहें इससे पहले आप ही अपने बारे में बुरा कहो और फिर हो सकता है कि आपकी गलती माफ हो जाए और उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। फर्डिनेंड वॉरेन एक कमर्शियल आर्टिस्ट हैं जो कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग पर्पस के लिए ड्राइंग्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन में ये बहुत जरूरी है कि उनकी ड्राइंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट हों, मतलब जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसी हों और जरा भी चेंज ना हो। मिस्टर वॉरेन ने अपने कस्टमर के लिए भी इसी टेक्निक का यूज किया था। एक आर्ट डायरेक्टर था जो मिस्टर वॉरेन की ड्राइंग्स में हमेशा फॉल्ट्स निकालता था। जब भी मिस्टर वॉरेन उनके ऑफिस जाते तो बहुत ही गुस्से में वहां से निकलते थे क्योंकि वो हमेशा उनकी ड्राइंग्स में फॉल्ट निकालता था। एक बार मिस्टर वॉरेन ने उन्हें कुछ ड्राइंग सेंड की और फिर कुछ देर बाद उनकी कॉल आ गई। उनके अकॉर्डिंगली ड्राइंग्स में कुछ मसला था। जब मिस्टर वॉरेन उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने उस आर्ट डायरेक्टर से कहा, अगर आप जो देख रहे हैं, कह रहे हैं वो सच है तो फिर मेरी गलती है और मेरे पास मेरी गलती के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिस्टर वॉरेन ने अपनी गलती फौरन एडमिट कर ली और फिर वो आर्ट डायरेक्टर उन्हें डिफेंड करने लगा। उसने कहा, हाँ तुम सही हो, लेकिन ये मिस्टेक इतनी बड़ी भी नहीं है। मिस्टर वॉरेन ने उस डायरेक्टर से कहा कि वो पूरा काम फिर से करेंगे, तो इस पे उस डायरेक्टर ने कहा, नहीं नहीं,
आपको फिर से काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उस आर्ट डायरेक्टर ने उनके काम की तारीफ की और उन्हें वो कुछ चेंजेस बताए जो उन्हें करने थे। एट द एंड वो डायरेक्टर मिस्टर वॉरेन को लंच पे ले गए और उन्हें नया काम भी दिया। इसलिए आप भी ये लेसन याद रखना कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो अपने आप को डिफेंड करने की बजाय अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। प्रिंसिपल 4, अ ड्रॉप ऑफ हनी। मोस्टली लोग जब किसी से डील करते हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, गलत कहते हैं और अपनी सारी फीलिंग्स उस दूसरे पर्सन पे निकालते हैं। अब ये करने से आप तो अच्छा फील करते हैं, लेकिन क्या ये करने से वो दूसरा पर्सन अच्छा फील करेगा? या फिर क्या ये करने से वो दूसरा पर्सन आपकी बात से अग्री करेगा? कभी नहीं। अब्राहम लिंकन ने कई साल पहले कहा था, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। यहाँ पे अब्राहम लिंकन हमें लोगों से डील करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात से अग्री करे तो पहले उन्हें ये बताओ कि आप उनके सच्चे दोस्त हो। अगर आप लोगों से फ्रेंडली वे में बात करोगे तो वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे और आपसे अग्री भी करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के साथ वही बुरा एटीट्यूड रखोगे तो आप कभी उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार व्हाइट मोटर कंपनी के 2,500 एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी। उन्होंने ये स्ट्राइक इसलिए की ताकि उनकी वेजेस बढ़ाई जाएं। उस टाइम पे कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट ब्लैक थे। अब एम्प्लॉइज का ये एटीट्यूड देख के कोई भी गुस्से में आ जाएगा, लेकिन मिस्टर ब्लैक ने ऐसा नहीं किया। ना तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को धमकाया और ना ही उन्हें किसी चीज के लिए ब्लेम किया, बल्कि उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की इस स्ट्राइक पर तारीफ की। इनफैक्ट उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाई जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की तारीफ की। जब मिस्टर ब्लैक को पता चला कि उनके एम्प्लॉइज उनकी कंपनी के प्लांट के बाहर ऐसे ही फालतू खड़े थे, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बेसबॉल बैट्स और ग्लव्स खरीद के दिए और उन्हें खेलने के लिए इनवाइट किया। जिन एम्प्लॉइज को बॉलिंग पसंद थी उनके लिए बॉलिंग एरिया भी रेंट पर लिया और मिस्टर ब्लैक की फ्रेंडलीनेस की वजह से उनके एम्प्लॉइज भी बहुत फ्रेंडली हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने खुद फैक्ट्री की सफाई भी की और ये स्ट्राइक एक ही वीक में खत्म हो गई। चलिए मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए ही नहीं बल्कि और भी लोगों के लिए काम आता है। ये एग्जाम्पल मिस्टर स्ट्रॉब की है जो कि डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट थे। अब हुआ ये कि मिस्टर स्ट्रॉब एक रेंट के घर में रहते थे, लेकिन उस घर के ओनर ने उनसे कहा कि वो उस घर का रेंट बढ़ाने वाले हैं। इसलिए फिर मिस्टर स्ट्रॉब ने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो ये घर छोड़ देंगे। ऑल्दो वो घर उन्हें बहुत पसंद था, बट इतना रेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने रेंट कम करवाने की सोची, बट उसी बिल्डिंग में बहुत से लोग ऑलरेडी ये ट्राई करके फेल हो चुके थे। लेकिन मिस्टर स्ट्रॉब ने सोचा कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक कोर्स कर रहे हैं, तो क्यों ना उन स्किल्स को यूज किया जाए और एक ट्राई की जाए। तो उन्होंने घर के ओनर से अपॉइंटमेंट ले लिया। जब वो ओनर से मिले तो उन्होंने रेंट की कोई बात नहीं की। उन्होंने एक बहुत ही फ्रेंडली वे में स्टार्ट किया। उन्होंने घर के ओनर को ग्रीट किया और उनसे डिफरेंट बातें की। फिर उन्होंने उस घर की तारीफ की, उस ओनर को बताया कि उन्हें ये घर कितना पसंद है और उस ओनर को भी अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स को कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये सारी बातें करने के बाद फिर एंड में मिस्टर स्ट्रॉब ने बताया कि वो घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। जब ओनर ने उनकी सारी बात सुन ली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मिस्टर स्ट्रॉब को बताया कि उनके इतने सारे कस्टमर्स हैं बट कोई भी उनसे खुश नहीं होता और उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। फिर कुछ देर मिस्टर स्ट्रॉब से बात करने के बाद उस ओनर ने उन्हें कम रेंट की ऑफर दी। मिस्टर स्ट्रॉब ने रेंट कम करने की कोई बात ही नहीं की थी। मिस्टर स्ट्रॉब ने कहा कि वो इतना रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते
और फिर मिस्टर स्ट्रॉब ने एक अमाउंट लिखी जो वो अफोर्ड कर सकते थे और उस पे वो ओनर खुशी से मान गया। जब वो ओनर वापस जाने लगा तो वो रुका और उसने मिस्टर स्ट्रॉब की तरफ देख के कहा, मैं आपके लिए क्या डेकोरेटिंग करा सकता हूँ? अब अगर मिस्टर स्ट्रॉब ने भी बाकी लोगों की तरह उनसे बात की होती तो उनका रेंट कभी कम नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक फ्रेंडली वे में बात की जिससे न सिर्फ उनका रेंट कम हुआ बल्कि ओनर ने उन्हें पूरा घर डेकोरेट करने की भी ऑफर दी। इसलिए आप भी ये प्रिंसिपल याद रखना और हमेशा सबसे फ्रेंडली वे में बात करना। प्रिंसिपल 5, द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस। अब मैं आपसे एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी बात मनवा सकोगे। इस मेथड को ऑथर यस यस मेथड बोलते हैं। इसमें आपने सिंपली करना ये है कि आपने उन चीजों के बारे में बात नहीं करनी जिस पे वो दूसरा पर्सन अग्री ना करे, बल्कि उन चीजों के बारे में बात करनी है जिस पे वो अग्री करे। मतलब जितना हो सके उसे यस बुलवाना है। एक प्रोफेसर के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी बात पर नो कहते हैं तो फिर आप उसी नो के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक बार आप नो कह दें इसके बाद आपकी इज्जत की बात आ जाती है, जिसकी वजह से फिर आप उस नो के साथ ही कंसिस्टेंट रहते हैं। मतलब अपनी बात पे कायम रहते हैं, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अगर नो की बजाय वो दूसरा पर्सन यस बोलेगा तो इससे फिर उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और हम जितनी ज्यादा यस उनसे बुलवाएंगे चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे कि वो हमारी बात मान ले। चलिए मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एग्जाम्पल मिस्टर एबरसन की है, जो कि डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट थे और एक बैंक में काम करते थे। एक दिन मिस्टर एबरसन के पास एक कस्टमर आया जिसे एक अकाउंट खुलवाना था, तो मिस्टर एबरसन ने उसे वही फॉर्म दिया जो बाकी सारे कस्टमर्स को देते थे, लेकिन उस फॉर्म में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उस कस्टमर ने देने से मना कर दी। अब मैक्सिमम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते? वो उस कस्टमर के साथ नेगेटिवली बिहेव करते, उन्हें बैंक की पॉलिसीज बताते, लेकिन मिस्टर एबरसन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने यस यस मेथड यूज किया। उन्होंने सबसे पहले कस्टमर से कहा, ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन आप नहीं चाहते कि अगर कल को आपकी डेथ हो जाए तो आपके पैसे आप ही के किसी फैमिली मेंबर को मिल जाए। ये बात सुन के उस कस्टमर ने अग्री किया, जिससे मिस्टर एबरसन को उनका पहला यस मिल गया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि अगर आपकी डेथ के बाद हम आपकी विशेस पूरी कर सके? एंड अगेन उस कस्टमर ने यस कहा। जब उस कस्टमर को पता चला कि ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक वाले उनके फायदे के लिए मांग रहे हैं, तो उनकी टोन और एटीट्यूड दोनों चेंज हो गया। न सिर्फ उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी, बल्कि मिस्टर एबरसन के कहने पे एक ट्रस्ट अकाउंट भी खुलवाया। इसलिए अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपको अपनी बात मनवानी हो, तो आप भी यस यस मेथड का यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल 6, द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। बहुत से लोग जब अपनी बात मनवा रहे होते हैं तो वो बहुत बोलते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको इतना नहीं बोलना चाहिए, आपको उस दूसरे पर्सन को बोलने देना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो सबसे ज्यादा जानते हैं और आपको चाहिए कि आप उन्हें उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दें और उनकी बात आराम से सुने। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हम उन्हें बीच में इंटरप्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो आपकी बात पर ध्यान देंगे ही नहीं। उन्हें बस वो बात बतानी होगी जो उनके माइंड में है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रिंसिपल बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स में
काम आता है? तो इसके लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल शेयर की है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसे अपनी नीड के हिसाब से फैब्रिक्स चाहिए था। इस कंपनी ने फैब्रिक बाय करने के लिए 3 मैन्युफैक्चरर से बात की और उनसे सैंपल मंगवा लिया। अब हुआ ये कि इस कंपनी ने तीनों मैन्युफैक्चरर्स को एक नोटिस भेजा और उनसे कहा कि वो एक मीटिंग रखना चाहते हैं और उस मीटिंग में हर मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक पर्सन आएगा और फिर उस मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन होगा। अब जो 3 मैन्युफैक्चरर्स थे उनमें से एक मैन्युफैक्चरर के पास एक रिप्रेजेंटेटिव आया। अब मीटिंग के वक्त हुआ ये कि वो जो पर्सन था जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने आया था वो मीटिंग में बहुत नर्वस हो गया था, मतलब घबरा गया था, क्योंकि उसके सामने टेक्सटाइल मैनेजर, परचेजिंग एजेंट, डायरेक्टर ऑफ सेल्स और उस ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रेसिडेंट बैठा था। उस पर्सन ने बोलने की कोशिश की लेकिन वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो बोल नहीं सका। उसने एक पेपर पे लिखा, जेंटलमैन, मैं नहीं बोल पा रहा। ये देख के उस कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं बोलूंगा, और फिर उस प्रेसिडेंट ने उनके ही फैब्रिक्स के बारे में बताया। उस प्रेसिडेंट ने कहा कि उसे फैब्रिक पसंद आया और फिर वो अपना ओपिनियन शेयर करने लगा। जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस आराम से सुन रहा था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद उस प्रेसिडेंट ने उसी रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी पूरे $1.6 मिलियन का। उस रिप्रेजेंटेटिव ने ऑथर को बताया कि अगर वो अपनी ये आवाज ना खोते तो उन्हें कभी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। इसलिए आप इस एग्जाम्पल से याद रखना कि बिजनेस में अगर आप दूसरे पर्सन को बोलने दोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलो मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि फैमिली के लिए भी काम आता है। ये एग्जाम्पल बारबरा की है जिसका अपनी बेटी लॉरी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही वीक हो गया था। लॉरी अपनी मदर के साथ कोऑपरेट नहीं करती थी और ना ही उनकी बात मानती थी और फिर बारबरा उस पे गुस्सा करती थी, उसे लेक्चर देती और उसे पनिश भी करती। एक दिन लॉरी अपने काम किए बगैर अपनी एक दोस्त के घर चली गई। उसकी मदर ने उसे मना किया लेकिन फिर भी वो बाहर चली गई। जब वो वापस घर आई तो बारबरा का दिल चाह रहा था कि वो उसे बहुत डांटे, लेकिन वो उसे डांट डांट के इतना थक गई थी कि उसने उसे कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, क्यों लॉरी, क्यों? लॉरी ने अपनी मदर की ये कंडीशन देखी और कहा, क्या आप वाकई जानना चाहती हैं? उसकी मदर ने हाँ कहा और फिर लॉरी बोलने लगी। बारबरा कहती है कि उसने कभी अपनी बेटी की बात नहीं सुनी और बस हमेशा उसे ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि उनकी बेटी उनसे बात करना चाहती थी, उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी थी। लॉरी को कोई ऐसी मदर नहीं चाहिए थी जो बस उसे ऑर्डर्स दे, बल्कि एक ऐसी मदर चाहिए थी जो उसकी बात भी सुने। और इसलिए उस दिन के बाद से बारबरा ने हमेशा अपनी बेटी की बात सुनी है। उस वक्त से उनका रिलेशनशिप भी बहुत इम्प्रूव हुआ है और अब लॉरी अपनी मदर की बात भी मानती है। प्रिंसिपल 7, हाउ टू गेट कोऑपरेशन। अगर आप लोगों का कोऑपरेशन चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और आप जैसा चाहते हैं वैसा करें, तो इसके लिए ऑथर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप किन आइडियाज को और कौन से कामों को करना पसंद करते हो? वो आइडियाज जो आपके खुद के हो या फिर वो आइडियाज जो दूसरे आपको जबरदस्ती दें? वेल, ऑब्वियसली हम वो चीजें करना पसंद करते हैं जो हमारी अपनी हो। तो फिर अगर आपको किसी का कोऑपरेशन चाहिए तो उन पे अपनी आइडियाज फोर्स नहीं करो, बल्कि आप उन्हें सिर्फ सजेशन दो और फिर वो अपनी आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ
ताकि आपको ये प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे से समझ आए। एडोल्फ सेल्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं और वो ऑथर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडोल्फ एक सेल्स मैनेजर हैं और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अपनी सेल्स टीम को ठीक से मैनेज करना है। लेकिन उनकी जो सेल्स टीम थी वो बहुत डिस्करेज थी। उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी और एडोल्फ अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट करना चाहते थे। वो उनके अंदर एनर्जी लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी टीम उनके साथ कोऑपरेट करे और इसलिए फिर उन्होंने ये वाला प्रिंसिपल यूज किया। अब मोस्टली मैनेजर्स ये करते हैं कि वो अपनी टीम को बताते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एडोल्फ ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सेल्स टीम की एक मीटिंग बुलाई और अपनी टीम से कहा, मुझे बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। और उसकी टीम ने जो भी पॉइंट्स बताए वो उसने एक ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए। फिर उसने अपनी टीम से कहा, तुम लोग मुझसे जो चाहते हो वो क्वालिटीज मैं अपने अंदर लाऊंगा। अब मुझे बताओ कि मुझे तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब आप देखें, यहाँ पे एडोल्फ ने अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद नहीं बताई बल्कि अपनी टीम से पूछा। फिर उसकी टीम ने आंसर्स दिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, टीम वर्क और इसी तरह बहुत सी चीजें। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी टीम के अंदर काफी एनर्जी आ गई थी और उनके सेल्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आए। अब वो सेल्स टीम एडोल्फ के साथ इसलिए कोऑपरेट कर रही थी क्योंकि वो आइडियाज उन्होंने खुद ही बताए थे। उन्होंने खुद उसे बताया था कि एज अ सेल्स टीम उन्हें क्या क्या करना चाहिए और इसलिए फिर उन्होंने कोऑपरेट भी किया। इसलिए अगर आपको भी किसी का कोऑपरेशन चाहिए तो आप ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल 8, a formula that will work wonders for you। इस प्रिंसिपल में ऑथर ने एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जो आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करेगा। वो फॉर्मूला ये है, see things from others point of view। मतलब ये कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो, किसी से बात करो, तो सिचुएशन को उनकी नजर से देखो। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सामने वाला इंसान गलत हो और उसकी गलती हो, लेकिन अगर उसे ब्लेम करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इंस्टेड ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप सिचुएशन को उनकी नजर से देखो। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान कोई भी एक्शन लेता है या फिर कुछ भी करता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है और अगर आपको वो रीजन पता चल जाए तो आप उनसे काफी कुछ मनवा सकते हो। और उसके लिए आपको करना ये होगा कि सिचुएशन को उनकी नजर से देखना होगा। जब भी आपको किसी और के साथ प्रॉब्लम हो तो अपने आप से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं किस तरह रिएक्ट करता और कैसा फील करता। चलो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये प्रिंसिपल कैसे यूज होता है। सैम डगलस ऑथर के एक स्टूडेंट रह चुके हैं और ऑथर ने इस बुक में हमसे उनकी एग्जाम्पल शेयर की है। सैम हमेशा से एक गलती करते थे, वो ये कि जब भी उनकी वाइफ अपने घर के लॉन की साफ सफाई करती थी तो सैम उन्हें बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते थे, बल्कि उनसे कहते थे कि वो इस लॉन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। वो अपनी वाइफ से ये भी कहते थे कि उन्होंने जब 4 साल पहले ये घर लिया था उस वक्त से लेकर आज तक लॉन बिल्कुल वैसा ही है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। सैम की ये बातें सुन के उनकी वाइफ बहुत अपसेट हो जाती थी और उनका मूड खराब हो जाता था। डेल कार्नेगी का कोर्स लेने के बाद सैम डगलस ने ये रियलाइज किया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। जब सैम ने सिचुएशन को अपनी वाइफ की नजर से देखा तो उसे ये रियलाइज हुआ कि उसकी वाइफ ये सब इसलिए करती थी क्योंकि वो इस चीज को एंजॉय करती थी।
और अगर वो उसे अप्रिशिएट करेगा तो वो बहुत खुश होगी। एक बार डिनर के बाद उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि वो लॉन में कुछ काम करने जा रही हैं और उन्हें ऑफर किया कि वो भी उन्हें कंपनी दें। शुरू में तो सैम ने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी वाइफ को ज्वाइन किया और उनकी लॉन वर्क में हेल्प की। ये देख के उनकी वाइफ बहुत खुश हुई और उन्होंने काम करते करते आपस में बातें भी की। उस दिन के बाद से सैम अक्सर अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं और साथ ही उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। सिर्फ इस छोटी सी चीज की वजह से उनकी लाइफ में काफी हैप्पीनेस आई। ये हैप्पीनेस इसलिए आई क्योंकि सैम डगलस ने सिचुएशन को अपनी वाइफ की नजर से देखा। डॉक्टर जेराल्ड निरनबर्ग ने अपनी बुक गेटिंग थ्रू पीपल में बताया है कि जब लोगों के बीच में कोई बातचीत होती है तो उसमें लोग कोऑपरेट उस वक्त करते हैं जब आप उनके आइडियाज और फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो, और जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सेप्ट करोगे तो वो भी आपके साथ एक ओपन माइंड के साथ बात करेंगे। चलिए मैं आपको इस प्रिंसिपल की एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। एलिजाबेथ नोवाक की है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। एक बार एलिजाबेथ अपनी कार पेमेंट में 6 वीक्स लेट हो गई थी। उन्हें कंपनी से एक आदमी की कॉल आई और उस आदमी ने उनसे कहा कि अगर वो मंडे मॉर्निंग तक $122 पे नहीं कर देती तो कंपनी को कुछ एक्शंस लेने होंगे। एलिजाबेथ के लिए मंडे तक इतने पैसे लाना पॉसिबल नहीं था। फिर मंडे मॉर्निंग को कंपनी से एक पर्सन की कॉल आई। अब एलिजाबेथ ने अपसेट होने की बजाय सिचुएशन को उस पर्सन की नजर से देखा और उससे माफी मांगी। एलिजाबेथ ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उससे कहा कि वो यकीनन उनकी सबसे बुरी कस्टमर होंगी। ये सब सुन के उस पर्सन की टोन बिल्कुल चेंज हो गई। उस पर्सन ने एलिजाबेथ से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर वो उसे अपने कस्टमर्स के बारे में बताता है कि कैसे उसके कस्टमर्स उससे झूठ बोलते हैं, बात करने से अवॉइड करते हैं एंड सो ऑन। एलिजाबेथ ने कुछ नहीं कहा और उस पर्सन की बातें सुनी। फिर उस पर्सन ने कहा कि अगर पूरी पेमेंट अभी पे नहीं हो सकती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसने एलिजाबेथ से कहा कि वो मंथ के एंड तक $20 पे कर दे और बाकी पैसे उस वक्त पे कर दे जब वो पे कर सके। इसलिए आप भी लोगों से डील करते वक्त इस प्रिंसिपल को याद रखना। प्रिंसिपल 9, What everybody wants। अगर मैं आपको एक मैजिक फ्रेज दूं, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिससे सारे आर्ग्यूमेंट्स रुक जाएं, सारी बुरी फीलिंग्स खत्म हो जाएं और सामने वाला पर्सन आपकी बात आराम से सुने। वेल, ये रहा वो मैजिक फ्रेज जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तुम जैसे फील कर रहे हो, मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही फील करता। ये सेंटेंस कहने से कोई भी पर्सन शांत हो जाएगा। और ये सेंटेंस आप सिर्फ दूसरों को शांत करने के लिए नहीं कहोगे, बल्कि ये 100% सच भी है। अगर आप उस दूसरे पर्सन की जगह होते तो आप भी उनके जैसा ही फील करते। जैसे ऑथर ने एक बहुत बड़े क्रिमिनल एल कैपोन की एग्जाम्पल दी है। मान लो कि आप अगर एल कैपोन की जगह होते, मतलब आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल एल कैपोन जैसा होता, साथ ही आपका एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस भी बिल्कुल एल कैपोन जैसे होते, तो आप भी बिल्कुल उसके जैसे ही होते। इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए उसे ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो उन चीजों की वजह से, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं जो हमारी लाइफ में हैं। इसके अलावा दूसरे लोग भी आज जैसे हैं उनमें उनकी गलती नहीं है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको तो उनके लिए अफसोस करना चाहिए,
इनफैक्ट ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग लाइफ में सिंपैथी चाहते हैं। मतलब ये कि आप उनकी सिचुएशन पर अफसोस करो और उन्हें ये बात बताओ, और फिर देखना ये चीज उन्हें बहुत पसंद आएगी। जैसे मैं आपको यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टैफ्ट की एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार मिस्टर टैफ्ट के पास एक वुमन आई जिसका हस्बैंड एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था। मतलब पॉलिटिक्स में उसकी अच्छी जान पहचान थी। वो वुमन चाहती थी कि प्रेसिडेंट टैफ्ट उसके बेटे को एक बड़ी पोजीशन के लिए अपॉइंट कर ले। वो वुमन उनके पीछे 6 वीक्स तक लगी रही, लेकिन उस पोजीशन के लिए उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके पास कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हों, और इसलिए फिर ब्यूरो की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट टैफ्ट ने किसी और पर्सन को हायर कर लिया। ये सब होने के बाद उस वुमन ने प्रेसिडेंट टैफ्ट को एक लेटर लिखा और उन्हें बताया कि वो कितने अनग्रेटफुल हैं, और उनसे काफी सारी कंप्लेंट्स की और उनके बारे में बुरी बातें कही। ये लेटर मिलने के बाद प्रेसिडेंट टैफ्ट ने उस वुमन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने भी उस वुमन को कई सारी बातें सुनाई। फिर उन्होंने वो लेटर अपने एक ड्रॉअर में रखा और उस ड्रॉअर को 2 दिन के लिए लॉक कर दिया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने वो लेटर ड्रॉअर से निकाला, लेकिन उसे सेंड नहीं किया। फिर प्रेसिडेंट टैफ्ट ने फिर से एक लेटर लिखा और ये वाला लेटर उन्होंने सेंड भी किया। इस लेटर में उन्होंने उस वुमन से कहा कि उन्हें उनकी सिचुएशन पर बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो एक मदर है और हर मदर चाहती है कि उसका बेटा बहुत कुछ अचीव करे। उन्होंने उस लेटर में ये भी लिखा कि उन्हें इस पोजीशन के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हों, और ये उनकी अकेले की मर्जी नहीं थी कि वो किसे सेलेक्ट करें। इसलिए उन्हें ब्यूरो की बात माननी पड़ी और किसी और को सेलेक्ट करना पड़ा। साथ ही उन्होंने उनके बेटे के लिए गुड विशेस भी दी। अब इस लेटर में प्रेसिडेंट टैफ्ट ने उस वुमन की जो सिचुएशन थी उस पर अफसोस किया, क्योंकि वो वुमन एक मदर थी और हर मदर चाहती है कि उसका बेटा बहुत कुछ अचीव करे, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी मदर डिसअपॉइंट होगी। प्रेसिडेंट टैफ्ट ने उस मदर की सिचुएशन को समझा और उन्हें उनके लिए काफी अफसोस हो रहा था, और यही चीज उस वुमन को पसंद आई। वो लेटर पढ़कर वो वुमन शांत हो गई और उसने प्रेसिडेंट टैफ्ट को एक लेटर लिखा और उनसे अपोलोजाइज किया। इस बुक में ऑथर ने मिस्टर जय मैंगम की भी एग्जाम्पल शेयर की है। मिस्टर जय मैंगम एक एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी में काम करते थे और वो मोस्टली कस्टमर्स से डील करते थे। उन्होंने कई सारी होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे और उनके बहुत कस्टमर्स थे। एक बार एक होटल के एलिवेटर में मसला हो गया था और उसे रिपेयर करने की जरूरत थी, और मिस्टर जय ने होटल के मैनेजर से कहा कि रिपेयरिंग में एटलीस्ट 8 घंटे लगेंगे। अब वो होटल इतना बिजी था कि उसे इतने घंटों के लिए बंद नहीं कर सकते थे, इसलिए होटल के मैनेजर ने उनसे कहा कि वो उसे 2 घंटों से ज्यादा बंद नहीं कर सकते। ये सिचुएशन देखने के बाद मिस्टर जय ने उन्हें टेलीफोन किया और उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका होटल बहुत बिजी है और आप 2 घंटों से ज्यादा एलिवेटर को बंद नहीं कर सकते, और इसलिए मैं आपसे 8 घंटे का टाइम मांग रहा हूँ, क्योंकि ये काम बहुत अर्जेंट है और अगर अभी ये काम ठीक से नहीं किया तो बाद में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और फिर उसे ठीक करने के लिए कई दिन भी लग सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें 8 घंटे का टाइम दे दीजिए। ये सुनकर के मैनेजर मान गया। अब इस सिचुएशन में मिस्टर जय ने उनकी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने सिंपैथी भी शो की। मतलब उन्हें मैनेजर की सिचुएशन पर अफसोस हो रहा था और उन्होंने वो सिंपैथी उस मैनेजर को शो भी की, एंड एज अ रिजल्ट वो मैनेजर मान गया। इसलिए आप भी दूसरों को उनकी सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं करना, क्योंकि अगर आप भी उनकी जगह होते तो उन्हीं की तरह बिहेव करते। इसलिए लोगों को थोड़ी सिंपैथी शो करो। मतलब उनकी सिचुएशन पर आपको अफसोस होना चाहिए, आपको उनकी सिचुएशन के लिए बुरा फील करना चाहिए।
Principle 10. An appeal that everybody likes. प्रिंसिपल 10 हमसे ये कहता है कि हमें जब किसी से अपनी बात मनवानी हो तो हमें नोबलर मोटिव्स के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब ऐसे रीजंस और चीजें जो हम सभी को पसंद आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार लॉर्ड नॉर्थक्लिफ को एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें उनकी एक फोटोग्राफ यूज की गई थी जो वो नहीं चाहते थे कि पब्लिश हो। इसलिए फिर उन्होंने न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये पिक्चर पब्लिश नहीं करना मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नोबलर मोटिव की बात की। उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा, प्लीज मेरी ये पिक्चर पब्लिश नहीं करना क्योंकि ये पिक्चर मेरी मदर को नहीं पसंद। अब चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी मदर से तो सब प्यार करते हैं और सबके दिल में मदरहुड के लिए रिस्पेक्ट है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको कोई ऐसा रीजन देना है जो हम सबको पसंद आता है, जिसमें हम मानते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार न्यूज़पेपर वाले जॉन रॉकफेलर के बच्चों की फोटोग्राफ्स ले रहे थे और जॉन रॉकफेलर नहीं चाहते थे कि वो फोटोग्राफ्स पब्लिश हों। अब उन्होंने उन न्यूज़पेपर वालों से ये नहीं कहा कि ये फोटोग्राफ्स पब्लिश नहीं करना, बल्कि उन्होंने एक ऐसी चीज के बारे में बात की जिसे हम सब मानते हैं। उन्होंने उन न्यूज़पेपर वालों से कहा, आप लोगों के भी बच्चे होंगे और आप लोगों को तो इस बात का पता होगा कि छोटे बच्चों को इस एज में ज्यादा पब्लिसिटी मिले ये अच्छी बात नहीं। इसलिए आपको भी किसी से कोई बात मनवानी हो तो नोबलर मोटिव्स के बारे में बात करो। प्रिंसिपल 11. The movies do it. TV does it. Why don't you do it? कई सालों पहले एक बुलेटिन था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया इवनिंग बुलेटिन, जिसके अगेंस्ट एक कैंपेन चला था। लोग कह रहे थे कि उनका न्यूज़पेपर अब इतना अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें एड्स बहुत ज्यादा होती हैं और न्यूज बहुत कम। उस बुलेटिन को चाहिए था कि वो फौरन कोई एक्शन ले ताकि लोग उनके न्यूज़पेपर के बारे में जो कह रहे थे वो ना कहें। अब उन्होंने लोगों के पास जाके ये नहीं कहा कि हमारे न्यूज़पेपर में बहुत सी न्यूज होती है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कहा। इंस्टेड उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मतलब ये कि उन्होंने कुछ कहने की बजाय कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी वजह से लोगों ने उनके अगेंस्ट ये सब बोलना छोड़ दिया। एक्चुअली उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपनी सारी रेगुलर न्यूज कलेक्ट की और उसे एक बुक में डाल दिया और उस बुक को नाम दिया वन डे। ये बुक 307 पेजेस की थी और उन्होंने ये बुक सिर्फ कुछ ही सेंट्स में बेची। इससे ये साबित हो गया कि इस बुलेटिन के पास रीडर्स के लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज होती है। अब अगर यही चीज बुलेटिन वालों ने बोली होती तो कोई इतना ज्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये चीज करके दिखा दी जिसकी वजह से सबने उनकी बात मान ली। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको किसी को बनाना हो तो सिर्फ बोल देने से काम नहीं बनेगा। इंस्टेड आपको चाहिए कि आप सच को ड्रामेटाइज करो, मतलब शो करो, उन्हें करके दिखाओ। ये प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ्स में बहुत यूज होता है। जैसे आपने टेलीविजन पर एड्स देखी होंगी और उनमें भी ड्रामेटाइजेशन का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपने डिटर्जेंट की एड देखी हो तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे एक डिटर्जेंट कपड़ों को बिल्कुल साफ कर देता है, जबकि दूसरा डिटर्जेंट कपड़ों को साफ नहीं करता। ड्रामेटाइजेशन का यूज लवर्स भी करते हैं। जैसे जब कोई लवर किसी को प्रपोज करता है तो वो सिर्फ अपने वर्ड्स का यूज नहीं करता, बल्कि बहुत से लवर्स अपनी नीज पे बैठ जाते हैं, रिंग पहनाते हैं एंड सो ऑन। तो आप भी सिर्फ वर्ड से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करो, बल्कि अपने एक्शंस का यूज किया करो। प्रिंसिपल 12. When nothing else works, try this.
जब चार्ल्स श्वाब स्टील मिल्स के प्रेसिडेंट थे तो उनकी मिल में एक मैनेजर था जिसके वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो चार्ल्स श्वाब ने मैनेजर से इसके बारे में पूछा तो मैनेजर ने जवाब दिया कि उसने बहुत कोशिश की, अपने वर्कर्स को बहुत समझाया, उन्हें डराया धमकाया, बट कोई ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर चार्ल्स श्वाब ने डे शिफ्ट के एक वर्कर से पूछा, तुम्हारी शिफ्ट ने आज कितनी हिट्स की? तो उस वर्कर ने रिप्लाई किया, 6 हिट्स। चार्ल्स श्वाब ने एक चौक ली और फ्लोर पे बड़ा सा 6 लिख दिया। जब डे शिफ्ट खत्म हुई और नाइट शिफ्ट के वर्कर्स आए तो उन्होंने उस 6 के बारे में पूछा। डे शिफ्ट के वर्कर्स ने उन्हें बताया कि आज उनके बड़े बॉस आए थे और उन्होंने जितनी भी हिट्स की थी वो उन्होंने फ्लोर पे लिख दी। नेक्स्ट मॉर्निंग चार्ल्स श्वाब फिर से आए और उन्होंने देखा कि फ्लोर पे 6 की जगह 7 लिखा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट ने 7 हिट्स की थी, इसलिए उन्होंने 6 मिटा के 7 लिख दिया। नेक्स्ट डे जब डे शिफ्ट के वर्कर्स आए तो उन्होंने फ्लोर पे 7 लिखा हुआ देखा। ये देख के उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया और वो इस बार बहुत मोटिवेटेड थे, क्योंकि नाइट शिफ्ट ने उनसे ज्यादा काम किया था। और फिर दिन के एंड तक उन्होंने टोटल 10 हिट्स कंप्लीट की और ये प्रोसेस फिर इस तरह चलता गया। इस एग्जाम्पल से हम यही सीखते हैं कि अगर लोगों को मोटिवेट करना हो तो उसका एक तरीका है, चैलेंज या फिर कंपटीशन। जब आप लोगों को इस तरह के चैलेंज देते हो तो वो बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि किसी को भी दूसरों से पीछे रहना पसंद नहीं होता। हर कोई लाइफ में सबसे आगे रहना चाहता है।